हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो रिलेटेड टू किससे है, किससे रिलेटेड है भाई, किससे रिलेटेड है बता दूं मैं आपको। ये जो वीडियो है हमारी वो रिलेटेड है सेक्शन 2 और सेक्शन बी का पार्ट 1 करेंगे हम। सेक्शन बी को 2 पार्टों में करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 पार्टों में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ करूं, भगाता हुआ लेके ना जाऊं कि सिर्फ मैंने वीडियो के चक्कर में भगाना शुरू कर दिया और आपको कुछ समझने में कोशिश करूंगा हर एक रिलेवेंट पॉइंट को समझाने के लिए और फोकस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कॉन्क्लिएशन ऑफिसर। कॉन्क्लिएशन ऑफिसर कौन सा कहता है? कहता है रेफर द सेक्शन 4 एंड 12 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947। कहता हु इज कॉन्क्लिएशन ऑफिसर। कॉन्क्लिएशन ऑफिसर होता कौन है? कहता ए कॉन्क्लिएशन ऑफिसर इज अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन हु जॉब इज मीडिएटर एंड रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। उसकी जॉब क्या होती है? कॉन्क्लिएशन ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और उसकी जॉब क्या होती है? वो मीडिएटर होता है, रिजॉल्व करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज बिफोर द स्क्लेट। ठीक है, बोला क्या फंक्शन ऑफ कॉन्क्लिएशन। देखो, अगर बात है फंक्शन पूछने का तो पैसा तो है नहीं कि वो बताओगे नहीं होता कौन है। ये 4 मार्क्स में आ जाएगा कॉन्क्लिएशन ऑफिसर, तो आप इतना लिख दोगे चलेगा। बट अगर फंक्शन ऑफ कॉन्क्लिएशन ऑफिसर लिखा तो आप क्या लिखोगे? सीधा फंक्शन लिखना शुरू कर दोगे। फिर बोलोगे सर 10 मार्क्स में 5 पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट लिखे, 20 पॉइंट लिखे, पॉइंट ही 4 था, मुझे तो याद ही 2 आया। तो आप सबसे पहले उसकी बारे में लिखो कि वह है कौन। तो कॉन्क्लिएशन ऑफिसर एक ऑफिसर होता है जो से अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और जो क्या करता है? रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट किसका? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का बिफोर द एस्केलेटर। मतलब एस्केलेटर से बाहर, कोर्ट से बाहर खड़ा होकर उसको रिजॉल्व करता है। फंक्शन ऑफ द कॉन्क्लिएशन, पहला कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्प्यूट। वो क्या करेगा भाई? अगर मैं किसी की जानवे कर रहा हूँ तो इन्वेस्टिगेशन, देखो याद करने का तरीका, अगर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ ना तो उस स्टोरी को ध्यान से सुनो, वही तरीका है याद रखने का। कहीं लड़ाई हुई तो लड़ाई के अगर मैं समझौता करने जाऊँ तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए लड़ाई हुई किस बात का। तो सेम यहाँ पे जो डिस्प्यूट हुआ उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्प्यूट, किस बारे में डिस्प्यूट हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें क्या लिखा हो गया? द कॉन्क्लिएशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन द काउज ऑफ द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का कारण। ही विजिट द वर्क प्लेस, इंटरव्यू बोथ पार्टीज एंड कलेक्टिव एविडेंस। क्या करेगा? वो विजिट करेगा वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम का प्लेस था और इंटरव्यू बोथ पार्टी, दोनों पार्टियों का लेगा, अलग अलग इंटरव्यू लेगा एंड कलेक्टिव एविडेंस, और वो कलेक्ट करेगा क्या? एविडेंस। प्रमोटिंग सेटलमेंट, क्या करता है? वो प्रमोट करता है सेटलमेंट को। मतलब कहता है कि भैया जो लड़ाई हुई आपस में एक दूसरे से सेटल कर लो, कोर्ट में जाके लंबा चक्कर कटने से अच्छा है। बोला ही ट्राई टू ब्रिंग बोथ पार्टी, एम्प्लॉयर या वर्कमैन, टू एग्रीमेंट थ्रू द नेगोशिएशन। द गोल इज एमिकेबल सेटलमेंट। इसको बोला जाता है सौहार्दपूर्ण समाधान। मतलब इज अ एमिकेबल सेटलमेंट बोलेंगे इसको, जहाँ की आपस में वो सेटलमेंट कर लेते। उसका गोल ही यही होता है कि भाई आपस में सेटलमेंट कर ले। रिपोर्ट सबमिशन, भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने भेजा रिपोर्ट तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी तो भेजना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है? इफ अ सेटलमेंट इज रीच्ड ही सबमिट अ मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट टू द गवर्नमेंट। अगर क्या हो गया? सेटलमेंट रीच्ड हो गया, तैयार हो गए, तो कहता है इफ नो सेटलमेंट रीच ही सबमिट द फेलियर रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब बोलोगे भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, जो कि एप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्रियल के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेलवे है ना, ONGCL, ये कहते हैं इसके अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट के द्वारा की गई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल एरिया में है ना, वो स्टेट होता है। मैं सेक्शन ए में बता चुका हूँ उसके बारे में। बोला गया टाइम बाउंस प्रोसेस, टाइम बाउंड प्रोसेस। बोला अगर टाइम का बाउंड का प्रोसेस होता है, कह रहा हाँ द ऑफिसर हैज 14 days टू बी कंप्लीट कॉन्क्लिएशन फॉर द डेट ऑफ नोटिस। कॉन्क्लिएशन फॉर द डेट ऑफ नोटिस, जो डेट नोटिस का जो डेट होता है ना, उसको पहले उसको कंप्लीट करना पड़ता है कॉन्क्लिएशन को, और 14 डे के अंदर सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए टाइम बाउंड होता है। नो कोअर्जन, कहता कोई भी कोअर्जन नहीं होता। ही कैन नॉट बी फोर्स पार्टीज टू सेटल। कोअर्जन मतलब कहता फोर्स करना, मतलब दबाव डालना, है ना। कहता ही कैन नॉट फोर्स सेटल्ड, हिज रोल इज प्योरली एडवाइजरी एंड कॉन्क्लियरिटी।
है ना, वो क्या करता है, देखो कहता है नो कोर्जन, ही कैन नॉट फोर्स पार्टीज टू सेटल, कहता है दोनों पार्टियों से किसी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू सेटल कर ले, ऐसा मत कर, तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं भैया, अगर एम्प्लॉयर का मन करे तो करेगा, एम्प्लॉयर का मन करेगा तो करेगा, दोनों में से किसी का मन करेगा तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वो फोर्स नहीं करता। ही रोल इज प्योरली एडवाइजरी एंड कंसिलेटरी, वो एडवाइज कर सकता है और समझा सकता है, चीज़ों को देख सकता है, बस। बोला गया ही वर्क डीम्ड अ वेज हिक एंड गो द स्ट्राइक, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ कंसलेशन ऑफिसर टू मीट बोथ साइड नेगोशिएबल मिडल पाथ। सीधी सी बात है, इसका एग्जांपल क्या है कि गवर्नमेंट जो करता है वो अपॉइंट करता है कंसलेशन ऑफिसर को, किस लिए, कि वो दोनों साइड की सुने और वो मिडिल पाथ में रहे, ऐसा नहीं कि वो एक साइड की सुने। ठीक है, चलो देखो अब ये क्वेश्चन कहोगे सर ये क्वेश्चन क्या 20 मार्क्स के लायक का है, आपने यहाँ से शुरू किया। भाई ये वर्ड कंटेंट्स बहुत है, जब इसे एग्जाम में लिखोगे ना, सिर्फ ये तो वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हैं। जब इन्हें एग्जाम में लिखोगे तो 10 मार्क्स के लिए सफिशिएंट, और 20 मार्क्स में भैया लिख दोगे ना तो 20 के 20 मिल जाएंगे। बस करना क्या है, हर एक पॉइंट्स के साथ एक एग्जाम्पल डाल दो। जैसे इन्वेस्टिगेशन के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किसी भी लड़ाई और मुद्दे को समझने के लिए वहाँ के कारण को समझना पड़ेगा, वहाँ के एविडेंस को कलेक्टिव करना पड़ेगा, है ना, इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे एग्जाम्पल ऐड कर लोगे, हो गया। यही क्वेश्चन 10 मार्क्स से 20 मार्क्स में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है हमारे पास भाई, इसमें टारगेट लेके चलें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, मतलब कहता है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का क्या राइट्स है। एक होता है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड का प्रोसेस, मैंने पीछे बताया था प्रोसेस ऑफ ट्रेड यूनियन क्या काम है रजिस्टर्ड करने का। ठीक है, ये ट्रेड यूनियन का बेनिफिट्स है, फंक्शन। देखो फंक्शन, बेनिफिट्स या राइट्स, ये सारी चीज़ें हैं मेरे नोट्स के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले अभी एक बता चुका हूँ मैं प्रोसेस, अब मैं बता रहा हूँ आपको इसके रजिस्टर्ड को, राइट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। एक होता है ट्रेड यूनियन और एक होता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसके क्या राइट्स हैं, उसके राइट्स के बारे में बात करता है। तो ये कहाँ लिखा गया है, कहता है सेक्शन 12 से 15 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कहता है 1926 के ट्रेड यूनियन के एक्ट के अंदर सेक्शन 15 से 28 के में ये बात लिखी गई है। बोला गया ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इंजॉय या सर्वल स्टैच्यूटरी राइट्स, क्या करता है, इंजॉय कर रहा है सर्वल स्टैच्यूटरी राइट्स विद द हेल्प इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या कहता है, जो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है उसके मेंबर को, उसके मेंबर प्रोटेक्ट करते हैं। राइट टू ट्रेड यूनियन इंजॉय स्टैच्यूटरी राइट्स, है ना, सर्वल इंटरनेशनल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ। क्या कहता है, मेजॉरिटी राइट्स एंड रजिस्टर्ड, कहता है मेजर राइट्स कौन कौन से हैं इसके, 1 2 3 और ये 4, और क्या लिखा हुआ है ये 5 6 7 राइट्स मैंने बताया भाई, 7 10 मार्क्स का आराम से आना है, आराम से कर सकते हो। बोला गया राइट टू लीगल एग्जिस्टेंस, कानूनी मान्यता, उसको मान्यता होती है कि वो लीगली एग्जिस्ट करता है। कहता है वंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 इट बिकम अ लीगल एंटिटी। वो क्या बन जाता है, एक ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक लीगल एंटिटी बन जाता है वंस रजिस्टर्ड सेक्शन 8। सेक्शन 8 किसके, सेक्शन 8 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट के। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, लीगल एंटिटी हो जाता है। राइट टू कॉमन सील, क्या बात करता है, राइट टू कॉमन सील, कहता है इट कैन बी एक्वायर अ कॉमन सील एंड ओन प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। कहता है उसके पास क्या आ जाता है, कॉमन सील आ जाता है और अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकता है। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, भाई इट कैन बी इंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट सू एंड टू बी सूड, वो क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, केस कर सकता है और उस पर भी केस हो सकता है। राइट टू मेंटेन जनरल फंड, मैंने आपको बताया था जनरल फंड के ऊपर भी आया था, मेंटेन जनरल फंड ऑफ ट्रेड यूनियन, है ना, कि वो मेंटेन कर रहा था अपने फंड को। ठीक है, और ये जनरल फंड कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी मैंने सेक्शन 1 के अंदर बता चुका हूँ, यहाँ भी बताता हूँ आपको। अंडर सेक्शन 15 यूनियन कैन बी कलेक्ट द फंड फॉर मेंबर वेलफेयर, लीगल हेल्प, स्ट्राइक सपोर्ट या एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है, राइट टू पॉलिटिकल फंड, सेक्शन 16, कहता है सेक्शन 16 क्या है, पॉलिटिकल फंड के लिए। क्या बोला गया, ए सेपरेट पॉलिटिकल फंड कैन बी क्रिएटेड फॉर अ सपोर्टिंग कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल एजुकेशन मेंबर्स, पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ मेंबर्स। उसके बाद क्या है, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कहता है सेक्शन 17 एंड 18, मतलब सेक्शन 17 एंड 18 प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू बी ट्रेड यूनियन
ड्यूरिंग द स्ट्राइक या लीगल एक्शन एज अलोंग एक्शन आज पीसफुल एंड लॉफुल। ये क्या करता है, प्रोसीडिंग बताता है सेक्शन 17, जिसके अंदर ह्यूमनिटी को क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्ट्राइक। भाई स्ट्राइक के टाइम पे तो काम कर नहीं रहा था, उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लीगल एक्शन है इसके अंदर जो कुछ टाइम पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बोला गया राइट टू रिप्रेजेंट वर्कर्स। भाई सीधी सी बात है, उनके पास राइट्स मिल जाता है, अपने वर्कर को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब अगर वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर की जगह कहीं भी कोई भी लीगल डिस्प्यूट होती है तो वहाँ वो खड़ा हो सकता है। यूनियन कैन बी अपेयर बिफोर लेबर कोर्ट, मैंने बोला ना, अपेयर बिफोर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर्स। जो यूनियन होगा वो अपने वर्कर को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, गवर्नमेंट अथॉरिटी उसके बिहाफ पे। एक्सप्लेनेशन पढ़ देना। तीसरा क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉलो बाय लेबर कोड। क्या प्रोसीजर फॉलो करता है लेबर कोड? कहता है सेक्शन 7, 10, 11 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या बोलता है? सेक्शन 7, 10, 11 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बात करता है प्रोसीजर फॉलो बाय द लेबर कोड। कहता है क्या लेबर कोड प्रोसीजर फॉलो करता है? पहला, लेबर कोड इज अ जुडिशियल बॉडी, एक जुडिशियल बॉडी होता है क्रिएटेड द अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वो रिजॉल्व करता है क्या? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। स्पेसिफिकली दोज रिलेटेड टू, कहता है कुछ ऐसे स्पेसिफिकली डिस्प्यूट से जो यहाँ रिलेटेड है। डिसमेंशन या डिस्चार्ज, मतलब निकाल दिया गया या काम से बाहर कर दिया गया। वेजेस, रिटायरमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, सर्विस की कोई कंडीशन हो, ठीक है, तब हमारा ये क्या होता है, लेबर कोड के अंदर बातें जाती है। कहता है एक जुडिशियल बॉडी है और क्रिएटेड अंडर द जुडिशियल बॉडी रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कहता है ये जो डिस्प्यूट्स हैं 4, जिसको वो लेबर कोर्ट में लेके जा सकते हैं। क्या बोला गया? प्रोसीजर ऑफ लेबर कोड। यहाँ मैंने प्रोसीजर ऑफ लेबर कोड बताया। कहता है सेक्शन 10, यहाँ धारा हिंदी में लिख दिया यार, ये धारा मतलब होता है सेक्शन भाई, ठीक है, धारा मतलब क्या होता है? सेक्शन। कहता है रेफरेंस बाय द गवर्नमेंट। कहता है प्रोसीजर ऑफ लेबर कोड का पहला पॉइंट क्या है कि रेफरेंस बाय द गवर्नमेंट। कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंड अ डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट फॉर एडजेक्शन, है ना। उसने क्या करा, लेबर कोर्ट को ही सेंड कर दिया, सॉरी, लेबर कोर्ट को अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंड टू डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट ऑफ एडजेक्शन, है ना। नोटिस टू पार्टीज, कोर्ट इशू नोटिस टू बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन या यूनियन ऑफ अपेयर एज अ फाइल स्टेटमेंट। जो फाइल की स्टेटमेंट को फाइल करेगा उसको दोनों को नोटिस भेजता है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, कहता है बोथ पार्टी फाइल द रिटर्न सबमिशन एविडेंस एंड लिस्ट ऑफ विटनेस। एविडेंस करता है, क्या करता है, विटनेस को सबमिट करता है। फिर हियरिंग एंड एविडेंस, फिर अगला प्रोसेस क्या होता है, हियरिंग होती है और एविडेंस होती है। कहता है जज रिकॉर्ड ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, विटनेस और क्रॉस एग्जामिनेशन, जो विटनेस होते हैं उसको क्रॉस एग्जामिनेट किया जाता है। सेटलमेंट इन कॉर्गुमेंट, सेटलमेंट किया जाता है इन कॉर्गुमेंट, इसको बोलते क्या है, कहते द कोर्ट इज ट्राई टू प्रमोट सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज, जिसको बोला जाता है क्या, ये पार्टी के सेटलमेंट को क्या बोला गया, कॉन्क्लियंसन। कॉन्क्लियंसन मतलब आपस में सेटल कर देना ही होता है। कॉन्क्लियंसन ऑफिसर को अभी तक गवर्नमेंट भी लेके आ रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसीजर में कोर्ट भी यही कोशिश करता है, प्रमोट करता है सेटलमेंट को, सेटलमेंट हो जाए। जजमेंट, जजमेंट को ही क्या बोला गया, अवार्ड। मैंने बोला था कि जब कोई डिस्प्यूट हो रहा है चाहे वो बोनस से रिलेटेड होगा तो बोनस के टाइम पे जो पेड किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, अवार्ड किया जाएंगे, है ना। बोला गया आफ्टर आर्गूमेंट द लेबर कोर्ट पास अ रीजनेबल अवार्ड विद इन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ ही रीजनेबल अवार्ड पास करना पड़ता है कोर्ट को, है ना, एक्सटेंडेबल। पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड, क्या बोलता है, पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड। कहता है अवार्ड इज अ पब्लिश बाय द गवर्नमेंट विद इन 30 डेज, 30 डेज उसको पब्लिक करेगा। इट बिकम अ बाइंडिंग फॉर 1 ईयर अनलेस मॉडिफाई, वो बाइंडिंग हो जाता है 1 साल के लिए, अनलेस क्या करेगा, वो मॉडिफाई करेगा। एक्सप्लेन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कहते हैं कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की लायबिलिटी क्या होती है। मैंने भी आपको प्रोसीड बताया, प्रोसीजर ऑफ ट्रेड यूनियन। इससे क्वेश्चन में क्या बताया था, तीसरे क्वेश्चन के अंदर
मैंने प्रोसीजर ऑफ फॉलो द लेबर कोड बताया था और प्रोसीजर ऑफ राइट्स बताया था, राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन का। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की क्या लायबिलिटी बनती है। मैंने आपको राइट्स बता दिए, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसके लायबिलिटी बता रहा हूँ कि लायबिलिटी उसकी क्या है, ट्रेड यूनियन की क्या लायबिलिटी है। ट्रेड यूनियन बोला गया रेफर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सेक्शन 28 और 20। क्या बोला गया, सेक्शन 28 और 20 किसकी बात करता है, कहता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इंजॉय राइट्स बट दे ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। उसके पास क्या होता है, उसके बाद कुछ ड्यूटीज और लाइबिलिटी होती है, वो अपने राइट्स को एंजॉय करता है, बट दे हैव ऑल्सो सर्टेन ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी फॉलो लीगल कंपनसेशन एंड अवॉइड मिस यूज। क्या कर सकता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि फॉलो करे लीगल कंप्लाइंसेस एंड अवॉइड करे मिस यूज़ को, उसके मिस यूज़ का। भाई ट्रेड यूनियन अपना इंजॉय कर सकता है, उसके पास राइट्स हैं, है ना, इंजॉय राइट्स एंड ड्यूटी, बट ऑल्सो हैव अ सर्टेन लायबिलिटी होती है उसके पास। ठीक है, क्या क्या लायबिलिटी है, पहला एनुअल रिटर्न्स, जो कि सेक्शन 28 के अंदर उसका एनुअल रिटर्न्स की लायबिलिटी होती है। बोला गया एवरी यूनियन मस्ट बी सबमिट एनुअल रिटर्न टू बी रजिस्ट्रार डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी उसकी इनकम हुई और एक्सपेंडिचर हो, नंबर ऑफ मेंबर्स, असेट्स एंड लायबिलिटी, क्या कितने नंबर ऑफ मेंबर है, क्या असेट्स और क्या ही उसकी लायबिलिटी है, ये सारी बातें उसको अपने एनुअल रिटर्न में सबमिट करना पड़ता है। बोला गया प्रॉपर यूज ऑफ फंड, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 कहता है उसके पास लायबिलिटी है कि जो प्रॉपर यूज करेगा ना फंड, सेक्शन 15 और 16 के अंदर यूज कर सकता है, फालतू यूज नहीं कर सकता। फंड मस्ट बी यूज ओनली फॉर द अप्रूवल पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल गेन ऑन इलीगल एक्ट्स, पर्सनल गेन और या लीगल एक्ट्स नहीं कर सकता। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कहता है ट्रेड यूनियन अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड बाय द सर्टिफाइड ऑडिटर एनुअली, कहता है जो सर्टिफाइड ऑडिटर है उससे वो एनुअली ईयर बेसिस पे क्या करेगा, ईयर बेसिस पे वो ट्रेड यूनियन को ऑडिट कराएगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स कहता है यूनियन मस्ट बी मेंटेन मेंबरशिप रजिस्टर, मिंट ऑफ मीटिंग्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वो मेंटेन करेगा, अकाउंट्स बुक्स जिसको बोलते हैं। कंप्लायंसेस विद द रजिस्ट्रार्स डायरेक्शन कहता है मस्ट बी फॉलो डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन फॉलोइंग विच रजिस्ट्रेशन में भी कैंसिलेशन, अगर नहीं करता है, फेल हो जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, कंप्लायंसेस को अगर नहीं कर रहा है तो। अगला बोला गया लायबिलिटी फॉर मिस यूज ऑफ फंड कहता है ऑफिस बियर्स एंड पर्सनली लायबल इन फंड आर मिस एप्रोप्रिएट, अगर उसके फंड को, अगर ट्रेड यूनियन के फंड का मिस यूज किया गया, पर्सनली लायबल होगा वो और उसको मिस एप्रोप्रिएटेड बोला जाएगा, फंड और मिस एप्रोप्रिएटेड के केस के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन इज अ स्ट्राइक इलीगल, कहता कब ऐसा होता है जब स्ट्राइक इलीगल हो जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर वो नोटिस नहीं देता है तो इलीगल हो जाता है, मैंने बताया था इलीगल का, जब वो नोटिस नहीं देता है तो क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। सेक्शन 26 के अंदर इसको वो पेनल्टी भी देनी पड़ती है। चलो पढ़ते हैं क्या बोला गया, एज पर सेक्शन 2Q अ स्ट्राइक मीन्स अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क। क्या बोला गया, सेक्शन देखो इलीगल के लिए बोला गया सेक्शन 22 और 23 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में है, कहता है एज पर सेक्शन 2Q एज अ स्ट्राइक मीन्स अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉय एंड द प्रिज्यूम द एम्प्लॉयर। कहता है क्या बोला गया, प्रिज्यूरी द एम्प्लॉयर। बोला गया व्हेन डज अ स्ट्राइक बिकम अ इलीगल, कब होता है, कहता है वायलेशन ऑफ द सेक्शन 22, कहता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। सेक्शन 22 क्या बोलता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। कहता है वर्कमैन मस्ट बी गिवन 14 days नोटिस बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक मस्ट बी गिवन विद इन 6 week ऑफ द नोटिस। क्या होता है, मस्ट बी बीइंग विद इन 6 week ऑफ नोटिस, कहता है 6 week के अंदर उसको नोटिस देना है। इफ नॉट फॉलो द स्ट्राइक इज इलीगल, मतलब यह दो चीज़ बोला। सेक्शन 22 कहता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर कि पहला वर्कर्स मस्ट गिव 14 days नोटिस बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक करने से पहले 14 दिन का नोटिस देंगे। स्ट्राइक मस्ट बीइंग विद इन 6 week ऑफ द नोटिस, मतलब जब उसने नोटिस दे दिया, मतलब आज मैंने नोटिस दे दिया 14 दिन पहले, अब वो जो 14 दिन का नोटिस देगा स्ट्राइक करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी स्ट्राइक कर दूंगा क्योंकि मैंने नोटिस दे, नहीं, 6 हफ्ते मतलब 7 छिंगा
42 दिन 42 डेज का टाइम है उसके पास कि वो स्ट्राइक कर सकता है, अदरवाइज वो स्ट्राइक नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक लीगल हो गया, बिना नोटिस करेगा तब भी लीगल हो जाएगा। ड्यूरिंग कॉन्क्लिएशन प्रोसीडिंग कहता है जब बातचीत की प्रोसीडिंग चल रही हो, जब कॉन्क्लिएशन ऑफिसर आ चुका है और दोनों पार्टियों के बीच में क्या करा रहा है, वो बातचीत करा रहा है, सेटलमेंट करा रहा है, उस टाइम पे आप स्ट्राइक नहीं दे सकते। बोला स्ट्राइक इज इलीगल ड्यूरिंग ऑन गोइंग कॉन्क्लिएशन बिफोर अ कॉन्क्लिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर इट्स कंक्लूजन। मतलब जब कॉन्क्लूजन ऑफिसर हो तो उससे पहले करो, या 7 days आफ्टर इस कंक्लूजन, उसके कंक्लूजन के 7 दिन के बाद स्ट्राइक करो। अगर बीच में किया तो स्ट्राइक क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ड्यूरिंग एडजेक्शन या ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग, मतलब कोई कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रहा है या ट्रिब्यूनल का केस चल रहा है, किसी को उस पर स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक इज इलीगल ड्यूरिंग द एडजेक्शन प्रोसीडिंग एंड 2 months आफ्टर कंक्लूजन। कहता है अगर कोई कंक्लूजन निकलता है उसके 2 महीने के बाद ही कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। कहता है एडजेक्शन प्रोसीडिंग एंड आफ्टर 2 months ऑफ कंक्लूजन। कहता है कोई भी ट्रिब्यूनल कंक्लूजन दे दिया कि भाई ये कर लो, ऐसा कर लो, उसके बाद भी आप स्ट्राइक कर रहे हो तो कम से कम 2 महीने बाद करोगे। उससे पहले बोलोगे नहीं सर हम तो आपके ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, हमको प्रॉब्लम अभी भी हम कर रहे हैं, तो नहीं, 2 महीने तक आप नहीं कर सकते स्ट्राइक, 2 महीने के बाद ही करोगे ड्यूरिंग द एडजेक्शन प्रोसीडिंग बोलते हैं उसको। फिर बोला गया कॉन्ट्रैक्वेशन गवर्नमेंट ऑर्डर्स। क्या बोला गया, कॉन्ट्रीवेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर। कहता है इफ द गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड स्ट्राइक अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 10A सबसेक्शन 4A देन स्ट्राइक इज इलीगल। कहता है कि अगर गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड करता है सेक्शन 10(3) के अंदर या सेक्शन 10A 4A के अंदर, स्ट्राइक इज इलीगल। अगर उसके बाद भी आप स्ट्राइक करते हो तो यहाँ पे बोलेगा कंट्रीवेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर से बाहर जाके आप काम कर रहे हो, उसके ऑर्डर को नहीं मान रहे हो। नॉट अ लीगल डिमांड, कहता कोई लीगल डिमांड नहीं है। इफ स्ट्राइक इज अ बेस्ड ऑन द इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड इट बिकम अ इलीगल। अब बोले कि भैया एक लाइन याद आ रही है कि कोई एक ऐसा एम्प्लॉय, सिंपल सी बात रखो कि कोई लीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करता है और उसके लिए स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। चलो कंक्लूजन निकला तो बोला गया, कहता है दिस कंप्लीट ऑल 5 आंसर। अच्छा कुछ मैंने पीछे अभी तक 5 क्वेश्चन कराए हैं, इसके अंदर कुछ सेक्शंस यूज हुए गए जो मैं बताता हूँ कौन कौन से सेक्शन है। देखो ये जो तरीका, ये जो मैंने रखा है ना, इसका जो मेन पर्पस रखने का है वो है आपको सेक्शन याद करने का। अब जब भी कभी क्वेश्चन आए या आंसर आए, अब बोलोगे सर मुझे सेक्शन तो याद रहेगा नहीं, तो व्हेन स्ट्राइक इज इलीगल, जैसे स्ट्राइक इलीगल की बात है वो बोलेंगे एज पर सेक्शन 13, सेक्शन 22 एंड 23 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। फिर नीचे अपनी कहानी लिख दो, ठीक है, कि भाई ये पॉइंट्स है, इसकी वजह से होगा। एग्जामिनर का फोकस जाएगा सेक्शन पे, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, इसलिए यहाँ ये सेक्शन लिखे हुए हैं, ये आप लर्न कर लेना। ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग है ये, 5 स्टार। सही बन रहा है स्टार, सही बन रहा है, सही बन रहा है, तो 4 है ना। ये 5 स्टार है आपके लिए। अगर आप ये पढ़ लोगे तो 5 के लिए सेक्शन याद हो गया, क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीडियो में कराया नहीं था, तो जब बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने बोला ये सेक्शन तो हमें याद होगा नहीं, सेक्शन याद करने की जगह सब गोबर हो जाएगा। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मैं इसलिए फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट लेकर सेक्शन को अलग से एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप सेक्शन पढ़ लो पेपर में, जैसे आप पढ़ के चले जाओ बिफोर एग्जाम में एंट्री मारने से पहले, और फिर जाकर देख लो सेक्शन, आप वहाँ लिख के आ जाओ, मज़ा ही आ जाएगा पेपर करने में। बोला गया अगला क्वेश्चन, ग्रीवेंस रेड्रेजल कमिटी, एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करो, ग्रीवेंस रेड्रेजल कमिटी। कहता है लीगल रेफरेंस सेक्शन 9C ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर बात करते हैं ग्रीवेंस रिड्रेजल रिड्रेजल कमिटी। क्या बोला गया था, ग्रीवेंस रिड्रेजल कमिटी GRC इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी फॉर्म एट द एस्टेब्लिशमेंट लेवल ऑफ रिजॉल्व इंडिविजुअल एम्प्लॉय ग्रीवेंस इन अ फेयर एंड टाइमली मैनर। बहुत टाइमली मैनर मतलब फेयर, मतलब सच्चे ईमानदारी से उसके एक सिंगल एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और
टाइमली मैनर बहुत कम टाइम में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर एक ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी बनाई है जिससे कि वो टाइमली किया जाए। अब बोला गया इसके की फीचर्स क्या हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सप्लेन बोला ना भाई, एक्सप्लेन करो क्या है, तो क्या डेफिनेशंस थी वो उन्होंने बता दिया, सेक्शन 9C के अंदर बताया गया इसके बारे में, और बोला गया इसके की फीचर्स लिख लो, तो मैंने की फीचर्स बता दिए, इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो बोला गया एप्लीकेबिलिटी के बेस पे बोला गया एप्लीकेबल टू एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 2 और मोर वर्कर, जिसके अंदर कहता है वो सभी पे एप्लीकेबल हो जाता है जिसके अंदर एम्प्लॉइंग कितने हो, 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, एज पर सेक्शन 9C ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंस्टेंट बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंड एक्ट 2010। इसको इसका जो अमेंड किया गया था 2010 में, इसको एक्ट किया गया था, अमेंड किया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है द GRC मस्ट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव टोटल मेंबर नॉट मोर देन 6। मतलब क्या बोला गया, जो इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और बोला गया टोटल नंबर मेंबर जो होगा नॉट मोर देन 6 से ज़्यादा उसके अंदर मेंबर्स नहीं होंगे, और बोला गया एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर इज मैंडेटरी। कहता है जब इसका गठन किया जाएगा, जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, तब उसके अंदर 6 मेंबर होंगे जिसमें से एक तो फीमेल होनी चाहिए, और इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। कहता है जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही इक्वली कहलाएंगे। ट्रिब्यूनल मतलब कार्यकाल, कहता है कमेटी मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 2 ईयर, ऑफिस को होल्ड कितने साल का कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं। फंक्शन क्या कहता है, एड्रेस इंडिविजुअल ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द म्यूचुअल डिसीजन ऑफ रिजोल्यूशन, इफ अनरिजॉल्व वर्कर कैन अप्रोच हाई ऑथराइज अंडर द एक्ट। प्रोसेस क्या बोलता है, एनी एग्रीव्ड वर्कर कैन फाइल अ रिटर्न कंप्लेंट टू द GRC, एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकता है कहाँ, GRC के अंदर। द कमेटी मस्ट कंप्लेन इंक्वायरी एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंस विद इन 45 डेज। कमेटी क्या करेगा, 45 दिन के अंदर रिजॉल्व करेगा और मस्ट कंप्लीट इंक्वायरी एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंस। सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो रिड्यूस इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, प्रमोट इंटरनल रिजोल्यूशन विदाउट एक्सटर्नल इटिगेशन। मतलब भैया अंदर के मामले, मतलब कंपनी के अंदर आपस में, मतलब फैक्ट्री के अंदर बोल लो या वर्कर के एम्प्लॉय आपस में लड़ाई हो रही है, उसको इंटरनली ही सॉल्व कर दिया गया, बाहर नहीं गया। इन फेस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ट्रस्ट, जो कि किया गया एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के ट्रस्ट पे। बोला गया डिस्टिंग्नियस बिटवीन ले ऑफ एंड राइट ऑफ। ले ऑफ को मैंने कौन से सेक्शन में बताया था, और रिटायरमेंट, एक रिटायरमेंट है एक ले ऑफ है। रिटायरमेंट है ना, ले ऑफ को मैंने बताया था कि सेक्शन, मैंने इसके लिए एक बात बोली थी, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, इसका मतलब है सेक्शन 2K इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 में डिफाइन किया गया, ठीक है ये। और रिटायरमेंट का बोलोगा यार ये क्या है भाई, रिटायरमेंट के बाद बस बाबा 2 चश्मे लगा कर ना सिर्फ देख सकते हैं, समझ रहे हो। बाबा जब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गए ना, तो 2 चश्मे लगा कर सिर्फ देख सकते हैं, करने की शक्ति कुछ रह नहीं जाती है। रिटायरमेंट है ना, क्या करेगा बुड्ढा, रिटायर हो गया तो है ना। अब ये याद रहेगा तुम्हें कि रिटायरमेंट का सेक्शन कौन सा सेक्शन है, रिटायरमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर इसको डिफाइंड किया गया है। टेम्पोररी रिफ्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ले ऑफ क्या होता है, टेम्पोररी रिफ्यूज। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, टेम्पोररी रिफ्यूज, इसके अंदर होगा टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी, एक मिनट क्या बोला, टेम्पोररी रिफ्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, बैकअप, ब्रेकडाउन, मशीनरी एक्सेट्रा। कह रहा मशीनरी के बंद हो जाने से, रॉ मटेरियल कम होने की वजह से जो टेम्परेरी रिफ्यूज हो जाता है ना, एम्प्लॉयमेंट रुक जाती है, उसको बोला जाता है ले ऑफ। पर परमानेंटली मतलब
टर्मिनेशन किया जा रहा है कहाँ से, सर्विस बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन, एक्सपर्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सेट्रा। कह रहा भैया तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ले, या फिर किसी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से उसको रिटायरमेंट कर दिया, तो बोला जाएगा कि टर्मिनेशन करा जा रहा है सर्विस से परमानेंटली, है ना, टर्मिनेट ऑफ द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय रीजन एक्सपेक्टेड डिसिप्लिनरी एक्शन या वॉलेंट्री, तो उसको वो रिटायरमेंट कहलाता है। बोला गया नेचर क्या है, टेम्प्रोरी सस्पेंशन बोला जाता है इसको, ऑफ अ वर्क, अपने वर्क से उसको सस्पेंशन किया जाता है टेम्प्रोरी। परमानेंटली रिमूवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, स्टिल कंसीडर ऑन द रोल ऑफ कंपनी, इसमें कंसीडर किसका किया जाता है, रोल ऑफ कंपनी को। और इसमें कहता है नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कंपनी, कहता है पार्टी का तो कोई लॉन्गर रोल होता ही नहीं है, नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कंपनी, स्टिल कंसीडर ऑन द रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी बाद में बुला लेगी। दूसरा बोला एम्प्लॉय हैज द राइट टू रिजॉइन वंस अ ले ऑफ, वंस द ले ऑफ एंड, ले ऑफ खत्म हो जाता तब। नो सच ऑटोमेटिकली राइट्स एग्जिस्टिंग, कहता है इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, नो सच ऑटोमेटिकली राइट्स एग्जिस्टिंग, ऐसा कोई नहीं कि ऑटोमेटिकली उसके राइट्स क्या हो जाएं, एग्जिस्ट कर जाएं, सारे राइट्स खत्म मतलब खत्म। बोला गया लाइबल फॉर 50% बेजेस ऑफ ले ऑफ पीरियड, कहता है अगर ले ऑफ है, मशीन ना चलने की वजह से, रॉ मटेरियल काम के ना होने की वजह से पैसा काम नहीं हो रहा है, तो जो वेजेस है ना उसको 50% मिलेगा। यहाँ बोला गया लाइबल फॉर रिटायरमेंट कंपनसेशन 15 डेज ऑफ एवरेज पे पर कंप्लीट ईयर, उसके पूरे कंप्लीट ईयर का 15,000 रुपये मिलेंगे जो ईयर उसने कंप्लीट किए होंगे, 15 दिन की सैलरी। नो प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड बट कंपनसेशन, नो प्रायर नोटिस रिक्वायर बट कंपनसेशन नीडेड हो जाता है, कहता है कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है ले ऑफ के लिए, ठीक है, बट कंपनसेशन क्या होता है, नीडेड कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। 1 month नोटिस और वेजेस इन लीव इज मैंडेटरी, कहता है 1 month का नोटिस और वेजेस तो देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। बोला गया पावर फेलियर काउज ऑफ फैक्ट्री शटडाउन, कहता है फैक्ट्री शटडाउन की वजह से कंपनी डाउन साइज ड्यू टू लॉस एनी फायर स्टाफ, फायर कर दिया स्टाफ को, भाई लॉस हो रहा है फायर को, उसने स्टाफ कर दिया, ठीक है भाई। देखो सेक्शन यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है। देखो डेफिनेशन इस सेक्शन में है, काम 25C में बोला गया है, डेफिनेशन 220 के अंदर है, काम 25F के अंदर बोला गया है, ठीक है। तो ले ऑफ के लिए तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। अच्छा ये याद कैसे आएगा यार, ये तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर याद कैसे आएगा, कुछ नहीं भाई, यहाँ 2 डबल एफ है ना, डबल एफ, तो सीधा करो तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, मतलब तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, टोटल कितने तीतर, तो ये हुए 3 तीतर। और इसी को बोला जाएगा सेक्शन 2 के और रिटायरमेंट को सेक्शन 200, ठीक है। अब चलो 8वां क्वेश्चन हमारा आज का, और ये 3 क्वेश्चन है 8, 9, 10। इसके बाद हम इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका या कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, कहीं कुछ लग रहा है कि आपको थोड़ा और मुझ में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है वीडियो को आपको देखकर, मज़ा आ रहा है पढ़ने में मेरे साथ, नहीं आ रहा है या कुछ और चीज़ें करें तो हम वो भी करेंगे। बोला गया एम्प्लॉयज़ इंटाइटलमेंट टू कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, क्या कहता है, एम्प्लॉय जो है इंटाइटलमेंट है कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर। बताएगा भाई, बताओ इसका क्या है कंपनसेशन। तो बोला गया नाउ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 का ऑब्जेक्ट है द प्रोवाइडेड कंपनसेशन टू वर्क एंड या देयर डिपेंडेंट इन केस ऑफ, कहता है वर्कमैन कंपनसेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि उनको एम्प्लॉय को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉय को या उसके डिपेंडेंट्स को, ठीक है, उसके डिपेंडेंट्स को इन केसेस के अंदर। कौन सा केसेस हैं, इंजरी या एक्सीडेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन डिसीजेस, है ना, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस या डेथ ड्यू टू वर्क प्लेस एक्सीडेंट, वर्क प्लेस के एक्सीडेंट को डेथ हो जाए तो दिया जाए। हु इज कवर, कवर कौन कौन होता है, कहता है वर्कर एम्प्लॉय इन अ हैजोर्डस और मैनुअल जॉब्स, जो कि हैजोर्डस और मैनुअल जॉब वहाँ पे कर रहा होता है,
कंस्ट्रक्टिव, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, जो कि कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग का काम करेगा, किसी तरह का मैन्युफैक्चर काम करेगा एक्सेट्रा। नॉट एप्लीकेबल टू आर्मी, नेवी, पर्सनल या क्लियरिकली एडमिन स्टाफ। कहता है कोई पर्सनली रख रखा हो या क्लियरिकल एडमिन स्टाफ रख रखा हो तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ हैजर और मैनुअल जॉब्स वाले लोग ही काम होते हैं। अगला बोला गया व्हेन इज कंपनसेशन पेबल। कहता है क्या ये कंपनसेशन पेबल होता है, कब पेबल होता है? देखो कंपनसेशन पेबल होता है डेथ के केस में, ड्यू टू वर्क प्लेस एक्सीडेंट, वर्क प्लेस एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाए, परमानेंट ही टोटल डिसेबिलिटी हो जाए, परमानेंट पार्टली डिसेबिलिटी हो जाए, परमानेंटली पार्टली डिसेबिलिटी हो जाए, टेम्पोररी डिसेबिलिटी हो, मतलब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्टली डिसेबिलिटी, टेम्पोररी डिसेबिलिटी या डेथ और वर्क प्लेस के एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको कंपनसेशन पेबल बनेगा। अब बोला गया कैसे और क्या क्या तरीका है। अगर मान लो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, देखो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा सकता है इसके अंदर, मैं बहुत डिटेल में और चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बोला गया इंजरी हुई मतलब डेथ हो गया, मर गया तो बोलेगा 50% मंथली वेजेस, रिलेवेंट फैक्ट्री बेस्ड ऑन एज, 1,20,000 रुपये विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा होगा, है ना। मंथली वेजेस 50% विच एवर इज हायर। बोलेगा परमानेंटली टोटल डिसेबिलिटी 60% ऑफ वेजेस, मंथली वेजेस मल्टीप्लाई रिलेवेंट फैक्टर या 1,40,000 विच एवर इज हायर। परमानेंटली पार्टली डिसेबिलिटी प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस अर्निंग कैपेसिटी, जो उसका लॉस हुआ ना अर्निंग कैपेसिटी का वो दिया जाएगा। टेम्पररी हाफ मंथ पेमेंट अप टू 5 ईयर, 5 साल तक उसके सैलरी का जो होगा आधा दिया जाएगा हमेशा। रिलेवेंट फैक्टर फिक्स्ड बाय शेड्यूल 4, कहता जो रिलेवेंट फैक्टर है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं रिलेवेंट फैक्टर, ये फिक्स किया गया शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनी ऑफ द एक्ट, डिपेंड्स ऑन एज ऑफ वर्कर, एज ऑफ वर्कर के ऊपर ये डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे दे देंगे। टाइम लिमिट टू क्लेम, टाइम लिमिट टू क्लेम, कहता है टाइम लिमिट क्या है? कहता है विद इन 2 ईयर ऑफ द डेट ऑफ एक्सीडेंट, 2 साल, एक्सीडेंट के 2 साल के अंदर अंदर उसको पैसा देना ही उसकी टाइम लिमिट है। एम्प्लॉयर लायबिलिटी, कहता है एम्प्लॉयर इज लायबल इवन, एम्प्लॉयर इज लायबल, एक मिनट, एम्प्लॉयर इज लायबल इवन विदाउट फॉल्ट, नो फॉल्ट लायबिलिटी, एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा चाहे उसका कोई फॉल्ट हो या ना फॉल्ट हो। कैन नॉट बी अवॉइड एनी क्लेम एम्प्लॉय वाज केयरलेस, है ना, चाहे एम्प्लॉय वाज क्लेम एम्प्लॉय वाज केयरलेस, वो अवॉइड नहीं कर सकता है कि क्या देने से, कंपनसेशन देने से देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, क्या बोला गया? डिफाइन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, डिफरेंशिएट देन, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। फैक्ट्री क्या है और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश क्या है, उनके दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो फैक्ट्री को डिफाइन किया गया सेक्शन 2M के अंदर ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 के द्वारा, ठीक है। फैक्ट्री को डिफाइन किया गया सेक्शन 2M ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 के द्वारा। अ फैक्ट्री मीन्स एनी परमिसेस, कोई भी ऐसा परमिसेस वेयर 10 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड विद द एड ऑफ पावर, विद द एड ऑफ पावर, काम कर रहे हैं उसको किसी पावर के लिए, है ना, या 20 या मोर वर्कर विदाउट द फ्यूल ऑफ पावर, कहता है बिना किसी फ्यूल ऑफ पावर के काम वो कर रहे हैं। इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर वो इन्वॉल्व किस में है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो उसको फैक्ट्री बोलते हैं। बोला गया इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश, बोला गया सेक्शन 211 के अंदर द पेमेंट वेजेस एक्ट या सेक्शन 2K ऑफ ID एक्ट, मतलब सेक्शन 2K के अंदर डिफाइन किया गया है इंडस्ट्री को, ठीक है, और सेक्शन 211 के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया गया है ना। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड फैक्ट्री, माइन, रेलवेज, वर्कशॉप, मोटर ट्रांसपोर्ट या एनी प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोसेस, ट्रेड और द बिजनेस इज कैरी ऑन। कहता है BPO, एग्जाम्पल BPO, बैंक्स इफ डिक्लेयर सो, ऑयल रिफिलिंग, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेसेस, ये सब किसके अंदर आता है? इंडस्ट्रियल के अंदर आता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन दिया गया फैक्ट्री में क्या डेफिनेशन है और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का क्या डेफिनेशन है। देखो मैं ना क्वेश्चन को सिर्फ उतना लेके आया हूँ जितना 10 मार्क्स के अंदर है,
20 मार्क्स में आएगा, बस थोड़ा सा आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा लिखना है, अपने आप ही 20 मार्क्स कंप्लीट आएगा। जैसे ऊपर लिखा गया ना, इन्हीं पॉइंटों को ऊपर ऐड कर लो, हो गया आराम से 20 मार्क्स का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्या बोला गया डेफिनेशन, क्या था डिफाइन अंडर सेक्शन, देखो पहले ही बोला मैंने, डिफाइन अंडर सेक्शन फैक्ट्री एक्ट, डिफाइन इन द पेमेंट वेजेस एक्ट या आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कहता है मिनिमम 10 विद पावर या 20 विदाउट पावर, नो फिक्स नंबर ऑफ यूनिवर्सली या वेरियस बाय द एक्ट। कहता कोई फिक्स नंबर नहीं है इंडस्ट्रियल के लिए, हो सकता है कपड़े काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति सिल रहे, है ना। बोला क्या, नैरोवर अप्लाई टू मैन्युफैक्चर यूनिट्स ओनली, कहता ये सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा जो मैन्युफैक्चर यूनिट होगा। बॉर्डर है ना, बॉर्डर है, इंक्लूड फैक्ट्री प्लस अदर वर्क प्लेस है। ये मतलब नैरो मतलब एक छोटी सीमा, मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसी को फैक्ट्री बोलेंगे। इंडस्ट्रियल का बॉर्डर है बहुत बड़ा है, यहाँ इंक्लूड फैक्ट्री प्लस अदर वर्क प्लेस भी आता है, ठीक है। लो एप्लीकेबल होता है फैक्ट्री एक्ट, यहाँ वेरियस एक्ट होता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, आईडी एक्ट एक्सेट्रा। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, साइलेंट फीचर ऑफ द मैट्रिनिटी बेनिफिट्स। मैट्रिनिटी बेनिफिट्स ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोला गया साइलेंट फीचर ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, कहता क्या साइलेंट फीचर है इस एक्ट का, इस एक्ट का क्या साइलेंट फीचर है। तो बोला गया था टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स सच एज पेड लीव्स, मेडिकल्स, अलावेंस, जॉब प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। मतलब कहता गया साइलेंट फीचर ऑफ द मैनेटरी बेनिफिट्स एक्ट 1961 टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड प्रोवाइड मैनेटरी बेनिफिट सच एज पेड लेबल, मेडिकल अलावेंस, जॉब प्रोटेक्शन। मतलब कह रहा भैया ये ना कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड किया गया, कि जो चाइल्ड बर्थ होगा ना उसका मैंडेटरी बेनिफिट मिलेगा, उसको पेड लीव मिलेगा, मेडिकल अलावेंस मिलेगा, जॉब प्रोटेक्शन मिलेगा एक्सेट्रा, ये उसको देने ही देने हैं। इसके की फीचर्स हैं बताता हूँ। पहला क्या फीचर्स है, एप्लीकेबिलिटी। क्या एप्लीकेबिलिटी है, कहता है एप्लीकेबिलिटी टू एवरी स्टैब्लिश फैक्ट्री, शॉप, माइन, हैं, प्लांटेन्स एक्सेट्रा वेयर 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। कहता है जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं उन सब पे ये अप्लाई होता है, और इसको ये सेक्शन 2 बोलता है कि यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। एप्लीकेबिलिटी के बाद सेक्शन 2 करता है। बोला गया एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, कहता कौन सी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, कहता वुमेन शुड हैव वर्केड फॉर द एटलीस्ट 80 डेज इन द 12 मंथ बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। कहता है कि जो उसकी डिलीवरी डेट है ना उससे 80 दिन इन द 12 मंथ, मतलब कहता है वुमेन शुड हैव वर्केड ऑफ एटलीस्ट लास्ट 80 दिन से काम कर रही है इन द 12 मंथ बिफोर एक्सपेक्टेड द डेट, जो उसका 12 महीने से काम कर रहा है लास्ट 80 दिन से वो काम कर रही हो, ठीक है। मैंडेटरी लीव्स क्या होगा, फर्स्ट टू चाइल्ड में 26 वीक का, थर्ड चाइल्ड ऑनवर्ड 12 वीक, मिस कैरेज में 6 वीक्स। मतलब ये चीज़ें बता रखी कब कब कैसे कैसे होंगी, ये याद कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट टू चाइल्ड 26 वीक, थर्ड 12, मिस कैरेज 6, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 6, ट्यूबैक्टोमी ऑपरेशन अगर ऑपरेशन किया जा रहा है तो 2 वीक्स, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड बिलोंग 3 मंथ्स 12 वीक्स, सर्जरी कमीशन मदर्स अगर सर्जरी किया गया हुआ तो 12 वीक्स, ये उसको लीव्स मिलेंगे। कहता कैश बेनिफिट एवरेज डेली वेजेस मल्टीप्लाई लीव पीरियड, कहता जो उसका एवरेज डेली बेसिस है ना वो प्लस उसके लीव पीरियड, जो भी उसके लीव पीरियड्स होंगे सारे पैसे उसको मिल जाएंगे। मेडिकल बोनस सेक्शन 8 के अंदर आता है, जो कि बात करता है 3500 रुपये नो फ्री मेडिकल केयर इन प्रोवाइडेड, कोई मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं करा था उसको 3500 रुपये मिलेंगे। नर्सिंग ब्रेक्स, कहता 2 ब्रेक्स पर डे फॉर नर्सिंग चाइल्ड ऑफ 15 मंथ ऑफ द एज, कहता है बच्चा जब 15 साल का होगा ना तो उसको किसके लिए टाइम मिलेगा, 2 ब्रेक मिलेंगे उसको नर्सिंग के लिए। कहाँ गया भाई, मेडिट्री यार याद नहीं चलेगा क्या, हाँ नर्सिंग। आज के बाद नीचे आ जाओ। कहता प्रोहिबिशन ऑफ
डिसमिसल मतलब डिसमिस तो कर ही नहीं सकते। एम्प्लॉयर कैन नॉट बी डिसमिस और डिस्चार्ज द वुमेन ड्यूरिंग द मैट्रिकल लेवल, मतलब कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है ना तो उसको कंपनी से तो नहीं निकाला जा सकता, चार्ज नहीं होता, सेक्शन 12 में दिखा। इट विल बी कंसीडर अवॉइड एंड इलीगल, इसको अवॉइड माना जाता है, इलीगल माना जाता है। क्रैश फैक्ट्री कहता है सेक्शन 14 है, कहता है मैंडेटरी टू इस्टेब्लिश विद इन 50 और मोर एम्प्लॉइज, कहता है वुमेन शुड बी अलोंग 4 विजिट अ डे इंक्लूडिंग रेस्ट ब्रेक्स, कहता है वो 4 दिन ही विजिट करेगी वीक के अंदर। वर्कर फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम में प्रोविजन, कहता है एम्प्लॉयर में अलाउ वर्क फ्रॉम होम आफ्टर मैटरनिटी लीव डिपेंडिंग ऑन जॉब नेचर पर डिपेंड करता है। पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लाइंसेस, कहता है इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, जेल कर दिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर ऑफ फाइन, 5,000 या बोध, कहता है 5,000 पैसा भी ले लेंगे और 1 साल का जेल भी दे देंगे अगर तुमने ये फॉलो नहीं किया तो। लॉ टॉपिक और की ये पढ़ देना, ऊपर के जो 5 क्वेश्चन थे उन्हीं के ऊपर बताया गया कि उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों का पेपर है 16 तारीख को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, देखने के बाद मन भर जाए, अच्छा लगे कमेंट करिए और अपने आगे फ्रेंड को भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।